हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ओवरहैंगिंग बीम्स के स्पेशल केस को देखा था, जिसमें जो इसके फ्री एंड्स होते हैं उस पर भी लोड लगा होता है, राइट। एक केस हमने इससे पहले ओवरहैंगिंग बीम का क्या देखा था कि जिसमें शेयर फोर्स होता नहीं, वहां तो हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट नहीं होता, राइट। अब इस केस में ये देखना बाकी है कि क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट होता है ओवरहैंगिंग बीम में जब पॉइंट लोड लगा हो। फिर उसके जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मैं आपको अभी समझाऊंगा कि होता क्या है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ नहीं आता, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेसिकली ओवरहैंगिंग बीम में ही क्रिएट होता है। देखेंगे किस कंडीशन में क्रिएट होता है। पॉइंट लोड के केस में क्रिएट होता है कि नहीं होता ये भी देखना है। यूडीएल में तो क्रिएट होता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये केस बताया है कि क्या इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट हो सकता है, वो चीज हमें देखना है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम क्या कर चुके थे, हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर चुके थे इस केस का, राइट। अब हमें करनी थी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब हमें क्या करनी है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत अच्छे से समझना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है, ठीक है। शेयर फोर्स कहाँ साइन चेंज करता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बेंडिंग मोमेंट चेंज कहाँ करता है साइन, उसको हम देखेंगे वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसको हमें देखना है वो क्या चीज़ है। तो मेरे को ये शेयर फोर्स डायग्राम को थोड़ा सा रब करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे सॉरी ओवरहैंगिंग बीम का। और मैं आपको बता चुका हूँ ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम, राइट। ये कॉम्बिनेशन होता है। आपको ये भी समझाना है, जो हम कह रहे थे ना कि हिंज पे सब मूवमेंट नहीं होता और रोलर पे मूवमेंट नहीं होता, वो मूवमेंट कौन सा होता है ये भी आपको मुझे थोड़ा सा समझाना है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर ने तो बताया था कि हिंज पे और रोलर पे मूवमेंट नहीं होता, ओवरहैंगिंग बीम के केस में कैसे आ जाता है सपोर्ट पे मूवमेंट, वो भी मुझे आपको बताना है। यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। एसएफडी बीएमडी में जो बच्चों को डाउट रहता है वो थोड़ा सा यही रहता है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं हमारा जो बीम था ओवरहैंगिंग बीम, वो कुछ इस तरीके का था। इनके एंड्स पे पी फोर्स लगे हुए थे, यहाँ पे हमारी सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ भी हमारी रोलर सपोर्ट है, यहाँ भी हमारा पी फोर्स था। ये जो डिस्टेंस, यहाँ रिएक्शन कितनी आई थी बच्चों, एक मिड पॉइंट पे भी हमारा फोर्स पी था, ठीक है। पॉइंट हम देख लेंगे, ये पॉइंट कितना था, ए पॉइंट कितना था ए, ये है हमारा पॉइंट बी, सी, डी और पॉइंट ई, राइट। दो रिएक्शन आएंगी, टोटल फोर्स कितना, 1 2 3 3P, ठीक है। तो जब 3P यानी कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जो RB होगी कितनी हो जाएगी, 3P/2, राइट। कितनी हो जाएगी, 3P/2, और R जो D होगी वो भी हो जाएगी आपकी 3P/2। RD भी कितना होगा, 3P/2, राइट। तो इनके बीच की डिस्टेंस थी स्टूडेंट, वो थी L, और जो ओवरहैंग पोर्शन था उनकी डिस्टेंस थी सपोर्ट से स्मॉल a, यही था, राइट। और वी हैव सीन द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस केस ऑल्सो, राइट। अब हमें क्या करनी है, अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी है। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर तीनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे। लोडिंग डायग्राम इसको कहते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम इसके नीचे बनता है, और शेयर फोर्स के नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में बहुत चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, देखें।
बच्चों पॉइंट्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4 नहीं सॉरी पॉइंट्स कितने हैं 5 1 2 3 4 5 सेक्शन कितने आएंगे 4। तो पहला सेक्शन कहाँ लिया जाएगा, पहला सेक्शन यहाँ लिया जाएगा। मैंने माना कि सेक्शन लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है। और सेक्शन कौन सा था x1, ये मेरा सेक्शन था। तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा एट सेक्शन x1 कितना आएगा, एक ही तो फोर्स दिख रहा है मुझे इसके राइट साइड में, P नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे माने माइनस कितना P इंटू एक्स। इसकी रेंज क्या होगी 0 to a। अब मैं x की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, रेंज क्या होगी 0 to a। अब समझने की बात यह है कि बच्चों जब पहले कुछ नहीं था तब बेंडिंग मोमेंट कितना आना चाहिए 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E कितना है 0। और अब था तो कितना था, वो इतना था, लेकिन x की वैल्यू यहाँ भी 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट एट E अगेन विल बी 0, राइट। अब x की वैल्यू A पे कौन सा पॉइंट हो गया D पॉइंट, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D कितना आ जाएगा माइनस के P इंटू A। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो D पॉइंट है ये सपोर्ट पे है, और हमने पढ़ा है कि सपोर्ट पे मूवमेंट होता नहीं, तो फिर ये मूवमेंट आ कैसे रहा है इस पॉइंट पे, ये मूवमेंट आ कैसे रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि सपोर्ट पे तो मूवमेंट होता नहीं। तो यहां एक नोट पॉइंट लिखना, सपोर्ट पे कौन सा मूवमेंट नहीं होता, वो होता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। ये मूवमेंट लेंथ की वजह से आता है, ये मूवमेंट लेंथ की वजह से है, एक्स की फॉर्म बन रही है ना, ये मूवमेंट लेंथ की वजह से है, ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं है। कंसंट्रेटेड मूवमेंट हमेशा एक पॉइंट पे लगता है। तो यहां पर लिखेंगे एट दी हिंज एंड रोलर सपोर्ट only concentrated movement can नहीं must कहेंगे, only concentrated movement must be 0। ध्यान रखना बच्चों, only concentrated movement must be 0। ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट लेंथ की वजह से आता है, इसको कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं कहते। कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है जो एक पॉइंट पे लगता है, इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात। फिर से बता रहा हूं, बच्चा डाउट करता है कि सर आपने तो ये पढ़ा है कि हिंज पे और रोलर पे मूवमेंट नहीं होता। कौन सा मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं होता, राइट। लेंथ की वजह से जो मूवमेंट होता है वो तो होता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी इस समय कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा, और कैंटिलीवर बीम में मूवमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है सपोर्ट पे, ये भी पढ़ते आ रहे हैं, वही हो रहा है। ठीक हो गई बात, पहले सेक्शन की तो कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा सेक्शन, ठीक है। दूसरा सेक्शन कहाँ लिया जाएगा, वो लिया जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। ये सेक्शन लिया x2, डिस्टेंस हमेशा आगे से ही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये x है, ये a है आपकी स्मॉल a, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस a। क्लियर है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x2 कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2 होगा बच्चों, देखो दो फोर्स मिल रहे हैं, एक ये नीचे से लगा हुआ है, एक ये ऊपर से लगा हुआ है। ऊपर से कितना लगा हुआ है माइनस कितना p इंटू एक्स, नीचे से कितना लगा है 3p/2, कितने डिस्टेंस पे x माइनस a पे, x माइनस a पे। रेंज कितनी होगी इसकी बच्चों, रेंज होगी d2c, कितनी d2c। d पे x की वैल्यू कितनी है a, c पे x की वैल्यू कितनी है l/2 प्लस a, ध्यान रखना, ठीक है, l/2 प्लस
ए। अच्छा, पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, यानी कि मैं किस पे बात कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू ए पे। जब एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे ये टर्म तो रहेगा नहीं, सिर्फ ये रहेगा, कितना आ जाएगा माइनस के पी इंटू ए, उतना ही है जितना पहले आ रहा था। ठीक है, इस पॉइंट को 2 बार कंसिडर कर दिया। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं है। कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा तो जंप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पे कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी L/2 प्लस ए, यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस के P L/2 प्लस ए प्लस में 3P/2, यहाँ L/2 प्लस ए पुट करोगे तो सिर्फ L/2 रह जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस PL/2 माइनस P इंटू ए प्लस 3PL/4। एलसीएम लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी PL/4 माइनस PA। इतना मूवमेंट आएगा एट पॉइंट सी पे। एट पॉइंट सी पे कितना मूवमेंट आया, PL/4 माइनस PA। ठीक है बच्चों, अब यही समझना है, देखो असली चीज यहीं छुपी हुई है इस टॉपिक की। अब यहां देखो ये डिपेंड कर गया ए पे भी और एल पे भी। ये जो मेरा मूवमेंट आया ना एट पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी पे मेरा जो मूवमेंट आया वो हमारा कितना आया, वो हमारा इतना आया। इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये क्या है इसकी कहानी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी देखेंगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, सी पे पहुंच गए, अब सेक्शन क्या लिया जाएगा, अब सेक्शन आ जाएगा थर्ड। इसको मिटा देंगे, इसकी कहानी खत्म हो गई। सेक्शन थर्ड का आएगा यहां पे, ये भी कहां से, यहीं से होगा x। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो बेंडिंग मोमेंट एट x3, ये हमारा सेक्शन कितना है x3। बेंडिंग मोमेंट एट x3 कितना होगा बताओ, 1 2 3 फोर्स दिख रहा है। डिस्टेंस क्या क्या होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी है x, ऊपर से लगा हुआ है तो माइनस के p इंटू एक्स। इसकी क्या होगी, इस पूरे x में से अगर मैं ये a घटा दूं तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, कितनी है x माइनस है। नीचे से लगा हुआ है कितना 3p/2 x माइनस a। फिर ये फोर्स बचा, ये डिस्टेंस कितनी है L/2, ये कितनी है a। इस टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई L/2 प्लस a। x में से मैं ये डिस्टेंस घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, ये कितनी होगी x माइनस L/2 प्लस a। ये फोर्स ऊपर से लगा हुआ है तो माइनस p इंटू कितनी डिस्टेंस है, x में से क्या घटाना है L/2 प्लस a। ये मेरी ये डिस्टेंस हो गई, ये मेरी मोमेंट इक्वेशन आई। इसकी वैलिडेशन कहां से कहां तक होगी बच्चों, पॉइंट C टू B। C पे x की वैल्यू कितनी है, C पे x की वैल्यू है L/2 प्लस a, B पे x की वैल्यू है L प्लस a। B पे x की वैल्यू कितनी है L प्लस a। ठीक है, अच्छा देखेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, अभी इसको आराम से समझते हैं। देखो जल्दबाजी करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर सी पॉइंट को देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, जब सी की वैल्यू कितनी है L/2 प्लस ए। जब L/2 प्लस ए पुट करेंगे ये तो हो गया 0, ये वही आ जाएगी वैल्यू जो पीछे आई थी, क्योंकि यही तो इक्वेशन बन रही थी। कितनी थी वैल्यू, PL/4 माइनस P इंटू ए। ये मेरा पॉइंट सी पे मूवमेंट आ जाएगा। पॉइंट बी पे कितना मूवमेंट आएगा, पॉइंट बी पे मेरा मूवमेंट आएगा जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा L प्लस ए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के P इंटू L प्लस ए प्लस 3P/2। यहां रखूंगा L प्लस ए तो ये तो L रह जाएगी,
माइनस पी, एक्स की वैल्यू एल प्लस ए, ये वैल्यू एल प्लस ए, ये वैल्यू एल बाय टू माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एल बाय टू। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे कितना आया, ये वैल्यू आ गई माइनस के पी इंटू एल माइनस के पी ए प्लस 3pl बाय टू माइनस पी इंटू एल बाय टू, यही तो बचेगी, माइनस के पी इंटू एल बाय टू। ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये इससे मिलके बनेगा माइनस 3pl बाय टू और ये प्लस का 3pl बाय टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको और इसको जोड़ोगे आप तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस 3pl बाय टू, पॉजिटिव का pl बाय टू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के p इंटू ए, माइनस के p इंटू ए। क्लियर हो गई बात। बी पे कितना मोमेंट आया, माइनस के p इंटू ए। एक और बचता है हम पे एक सेक्शन और लेना होगा ना, मैं एक सेक्शन और लेना होगा और ये जीरो आना चाहिए आखिरी में, क्योंकि मोमेंट डायग्राम क्लोज बनना है। ए पॉइंट पे मोमेंट जो है जीरो आना चाहिए। देखते हैं, वैल्यू देखेंगे क्या चीज है। अब हम एक सेक्शन लेंगे, लास्ट सेक्शन, दैट इज माई x4 सेक्शन। कहां से डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वहीं से ली जाएगी। ये हो गई x, ये x हो गई, तो d से इस पॉइंट तक की कितनी हो जाएगी, x माइनस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, l बाय टू प्लस ए हटा देंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई, देखो धीरे धीरे देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x4, पहले ये फोर्स लगा हुआ है, कितनी डिस्टेंस में है, x पे। कहां से लगा, ऊपर से, यानी कि माइनस पी एक्स। फिर ये लगा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे। कितनी होगी, x में से हम a को अगर माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हम पे आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव के, क्योंकि नीचे से लगा हुआ है कितना, 3p बाय टू, कितने डिस्टेंस पे, x माइनस a पे। फिर इस फोर्स की बात करते हैं, ये फोर्स की डिस्टेंस कितनी चाहिए मुझे, इतनी। कितनी घटानी है, इतनी घटानी है। कितनी है, x में से अगर हम a प्लस एल बाय टू को अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगी, और ये ऊपर से लगा हुआ है तो दैट इज नेगेटिव, राइट। माइनस के p कितनी हो जाएगी, x में से हमें कितना माइनस करना है, l बाय टू प्लस a। ठीक, फिर एक हमारे पास ये रिएक्शन है जो नीचे से एक्ट कर रही है, कितनी, 3p बाय टू, और डिस्टेंस कितनी चाहिए मुझे, इसकी इतनी। तो x में से अगर मैं l प्लस a घटा दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये नीचे से लगी हुई है पॉजिटिव साइन के साथ, 3p बाय टू, x में से हम घटाएंगे l प्लस a, x में से हम क्या घटाएंगे, l प्लस a। क्लियर है। इसकी वैलिडिटी कहां से ज्ञात होगी, फ्रॉम पॉइंट b टू a। b पे x की वैल्यू कितनी है, l प्लस a, a पे x की वैल्यू कितनी है, l प्लस 2a। पुट करेंगे, l प्लस a जब हम पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो पिछला ही आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट b पे ये आ जाएगा माइनस के p इंटू a। अब दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, और ये जीरो आना चाहिए अब। ठीक है, l प्लस 2a पे देखते हैं, पुट करेंगे, हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट a, कितना होगा, देखो ये वैल्यू हो जाएगी l प्लस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस के p इंटू एल प्लस 2a। ठीक, प्लस 3p बाय टू, x की वैल्यू कितनी है, l प्लस 2a, 2a में से एक a माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा l प्लस a माइनस p, x की वैल्यू l प्लस 2a, ये भी एक माइनस हो जाएगा l, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l बाय टू प्लस a, ये भी कितनी हो जाएगी, l बाय टू प्लस a, प्लस 3p बाय टू, ये कितनी आ जाएगी, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी a। ये वैल्यू क्या बचेगी, a। इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के P इंटू एल माइनस के P इंटू 2a। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3p/2 इंटू एल प्लस 3pa/2 माइनस P इंटू L/2 माइनस के P इंटू a और ये हो जाएगा 3pa/2। ठीक हो गई बात। अब देखो बच्चों ध्यान से देंगे, 3pa/2 3pa/2 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3pa। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। एक 3pa में से pa अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचा 2pa पॉजिटिव का। 2pa यहां है, 2pa यहां, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3pl/2 और फिर एक ये बचा हुआ है पॉजिटिव के 3pl/2, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0, आ गया 0। इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, राइट। ठीक है, सब कैलकुलेशन हम कर चुके हैं बच्चों। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो करना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा, देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा ये हमें देखना है। ठीक है, पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना देता हूं नीचे, फिर उससे फिर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हमारी कैसे आई है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे कितना था, पहले 0, बाद में कितना आया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे, वो भी आया 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे कितना आया माइनस p इंटू ए। अगेन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी विल बी minus p into a, right? At point C, what will be the bending moment? PL/4 minus PA। और again bending moment at point C कितना था PL/4 minus PA। bending moment at point B, bending moment at point B कितना था minus p into a। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे फिर कितना आया माइनस p इंटू ए। बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे कितना आया था 0, और फाइनली जब ए पे 0 आ ही गया है तो बाद में भी क्या होगा 0। ये हमारी कैलकुलेशन है जो हमने अभी तक बेंडिंग मोमेंट के रिगार्डिंग की है। अच्छा बच्चों, शेयर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बना था इसका, इस केस का जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम था वो बना था कुछ इस तरीके का। ये मेरी 0 लाइन थी, ठीक है। यहां पर मेरा कितना था पॉजिटिव का P, ये भी कितना था पॉजिटिव के P, ये आया था मेरा P/2, ये भी आया था मेरा P/2, ये कितना था फिर P/2, फिर P/2, और फाइनली ये P था और ये यहाँ से मर्ज था। ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम था, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम था, ठीक है। ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव थी, ये कितना था P, ये भी कितना था P, ठीक है। ये माइनस P/2 था मेरा, ये मेरा कितना था माइनस P/2, पॉजिटिव P/2, पॉजिटिव P/2, माइनस P माइनस P, ये नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमने ये चीज़ देखी थी बच्चों, शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा था 3 जगह, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे। यहाँ आपका शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, जंप हो रहा है क्योंकि
शेयर फोर्स थे, बी पे भी शेयर फोर्स था कितना 3p/2 और डी पे भी शेयर फोर्स था कितना 3p/2, ठीक। और सी पे एक फोर्स लग रहा था P, इसलिए यहां पे जंप देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जंप तभी देखने को मिलेगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फोर्स लगा हो। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमने क्या किया, ये जीरो लाइन बना दी। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है इसका, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मेरी जीरो लाइन है, मेरी जीरो लाइन है बच्चों। देखो ये मेरा पॉइंट कितना है, ये पॉइंट मेरा E है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट मेरा D है, ये बीच में ये पॉइंट मेरा C हो गया, ये पॉइंट मेरा B हो गया, ये पॉइंट मेरा A हो गया। ये मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जीरो लाइन है। अब E पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, 0। E पे फिर कितना बेंडिंग मोमेंट है, 0। D पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, -P/A। अब बच्चों ध्यान से समझना, कैलकुलेशन में A की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पहली बात। L की वैल्यू भी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी नहीं हो सकती। और फोर्स भी जो है वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि तीनों वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की A और L की लेंथ हमें नहीं मालूम। ग्रेटर देन 0 तो है, ग्रेटर देन 0 तो है, पर A और L की लेंथ हमें नहीं मालूम कि कितनी है। तो यहां पर 3 केस बनेंगे, यहां पे 3 केस बनेंगे। A तो ग्रेटर देन 0 है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर ये जो है ये थोड़ा सा हमें परेशान करेगा कि जो C पे बेंडिंग मोमेंट है उसका हम क्या करें। देखो अब इसमें केस बनेंगे 3। पहले केस 1, कब, जब हम मानते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट है एट पॉइंट C पे क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, जब PL/4 - P/A ग्रेटर देन 0 रहेगा। यही तो वैल्यू है, ठीक। यानी कि PL/4 जब ग्रेटर देन होगा PA के, तब मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, C पे पॉजिटिव। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर मेरी जो लेंथ है उसका 1/4 हिस्सा ओवर हैंगिंग पोर्शन से ज्यादा रहेगा, तब मैं कहूंगा कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है एट पॉइंट C पे वो रहेगा पॉजिटिव। पहली बात तो ये नोट करने की है इसमें, ठीक। यानी कि जो लेंथ है इसका 1/4 हिस्सा अगर इस लेंथ से ज्यादा है तो मेरा C पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। देखो कोई नहीं बताएगा, चैलेंज दे रहा हूं, ये चीज कोई नहीं बताएगा ओवरहैंगिंग बीम को किस तरह से इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेसिकली है क्या और एडवांटेज क्या है इसका, ये कहानी हो गई इसकी। दूसरा केस क्या बनेगा कि मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो, 0। दूसरा केस क्या है, मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो, 0। अच्छा देखो, अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पे, केस कौन सा है ये बनेगा केस 2। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पे क्या हो, अगर ये 0 हो, किस केस में 0 होगा, जब L/4 PL/4 माइनस कितना था P/A क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। यानी कि जब 1/4 हिस्सा किसके बराबर हो, ओवर हैंगिंग पोर्शन के बराबर हो, तब मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, 0। किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये बात क्लियर है? अब देखो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना आज इस पॉइंट में, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें जो सब स्किप कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। केस थर्ड क्या बनेगा जब बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव हो। केस थर्ड क्या बनेगा मेरा, जब बेंडिंग मोमेंट क्या हो, नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट किस पे, एट पॉइंट सी पे। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन जीरो। तो यानी कि पी एल बाय 4 माइनस पी इंटू ए लेस देन जीरो, यानी कि लेंथ का 1/4 हिस्सा जब ओवर हैंगिंग पोर्शन से कम रखा जाए तब मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे आएगा नेगेटिव। अब इसका एडवांटेज क्या है देखो। अच्छा, मैंने इसको चेक क्यों नहीं किया, मैंने इसको चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू, ए कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, कितना भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी बताऊंगा क्यों। मैंने सिर्फ इस चीज को चेक किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसी में ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार पॉजिटिव हो सकता है, एक बार नेगेटिव हो सकता है और एक बार 0 हो सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है देखो बच्चों, मान लो अगर मैं, अब मेरे हाथ में क्या होता है, मेरे हाथ में इस ओवर हैंगिंग पोर्शन को सेट करना होता है कि मैं कितनी लेंथ रखूं ओवर हैंगिंग पोर्शन की, ये मेरे ऊपर होती है, इट्स अप टू मी, क्योंकि मैं सपोर्ट्स को वेरी करा सकता हूं बीम के ऊपर। ध्यान से समझना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास, हम लोड को चेंज नहीं कर सकते, बीम की डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें उसको बचाना है टूटने से, तो हम करते हैं कि सपोर्ट्स को वेरी कराते हैं, कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, ओवरहैंग करते हैं। उसका एडवांटेज क्या है देखो, अगर ये पोर्शन ओवरहैंग नहीं होता, अगर ये पोर्शन ओवरहैंग नहीं होता, बात समझना मेरा, तो ये वाला टर्म नहीं होता, जो भी टर्म ए के साथ आ रहा है वो नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो सी पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहता। सी पे, एट पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। किस केस में, किस केस में, जब ओवरहैंगिंग पोर्शन हम नहीं लेके आते हैं। तो इसका मतलब जब मेरा बेंडिंग मोमेंट मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगी एट पॉइंट सी पे, तो ये सी से टूटेगा। क्यों टूटेगा सी से, क्योंकि यहां पर तो सपोर्ट्स आ गई हैं, यहां पर सपोर्ट्स आने की वजह से शेयर फोर्स यहां भी साइन चेंज हो रहा है, लेकिन सी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, सी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, तो ये सी पॉइंट से टूटता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये सपोर्ट्स में उठा के यहां रख देता, ये लोड भी मैं हटा देता, तब भी हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता मैक्सिमम एट पॉइंट सी पे ही आता, और उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब हमने क्या कॉन्सेप्ट लेके आया कि हम क्यों ना इसको ओवरहैंग करें। अब ओवरहैंग करते वक्त भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ओवरहैंग कितना करें। मैं चाहता हूं सी पॉइंट पे मेरी बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 हो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग एकदम काम करेगा, यार क्यों ना मैं इस लेंथ का 1/4 हिस्सा इस ओवरहैंग पोर्शन के बराबर कर दूं, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। कितना बड़ा एडवांटेज है इस ओवरहैंगिंग बीम का, कि मैंने क्या किया, जो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने जो बीच में लेंथ रखी हुई थी, इसका 1/4 पोर्शन मैंने किसके बराबर रख दिया, ये मैंने ओवरहैंगिंग पोर्शन के बराबर रख दिया। इससे हमारा एडवांटेज क्या मिला, इससे पॉइंट सी पे मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आ गई वहां 0 आ गई। और इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाए और वो बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 हो जाए, ये तो कभी फेल नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं ये चीज बता रहा हूं आपको कि ओवरहैंग पोर्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम पोर्शन को ओवरहैंग करते हैं, राइट। और हम सिर्फ सपोर्ट्स की लोकेशन को वेरी करा के बेंडिंग स्ट्रेसेस को चेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां मैक्सिमम आ रहा हो। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर मुझे इसे ब्रेक होने से बचाना है तो मैं इस पोर्शन को ओवरहैंग कर दूंगा, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि 1/4 टर्म जो है इन सपोर्ट्स के बीच की जो लेंथ है, उनका जो 1/4 टर्म है उसको मैं ध्यान में रखूं कि मुझे कितना ओवरहैंग करना है। अब मेरे ऊपर बात आ गई सारी कि कितना बेंडिंग मोमेंट मैं चाहता हूं। क्लियर है। मैंने कोई लोडिंग कंडीशन चेंज नहीं की, यहां पे सेम लोडिंग कंडीशन है, कोई क्रॉस सेक्शन को मैंने चेंज नहीं किया, सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी उतना ही है,
सिर्फ क्या किया हमने सिर्फ सपोर्ट्स को वेरी करा के बेंडिंग मोमेंट को वेरी करा दिया। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ ओवरहैंगिंग बीम ओवर द सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो अब यहां पर क्या बात आ गई, यहां पर एक बात आ गई क्या कि हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे पॉजिटिव कब, जब L/4 क्या होगा ग्रेटर देन ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे जीरो कब, जब L/4 किसके बराबर होगा ए के। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे नेगेटिव कब, जब L/4 लेस देन होगा ए के। अब ये मेरे हाथ में डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तो ये वैल्यू चाहूंगा ना, मैं तो ये चाहूंगा, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। मुझे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट नहीं करना। क्यों करूं मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट? मैं तो चाहूंगा तो स्ट्रेस ही क्रिएट ना हो एट पॉइंट सी पे। तो यहां पर देखो शेयर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाते हैं तो किस तरीके का बनता है, किस तरीके का बनेगा, इसको भी देखते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी आपको बताया। देखो तीनों में डायग्राम बना दूंगा, वो तीनों केस की भी डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। वो तीनों केस के जो डायग्राम है वो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ई पे कितना था 0, डी पे कितना था माइनस के पी इन2 है। जब पॉइंट लोड लगा होता है दो पॉइंट के बीच में तो बेंडिंग मोमेंट का नेचर कैसा था, लीनियर। तो ये माइनस है तो नीचे बनेगा, तो ये आ गया ऐसा, ये आया माइनस के पी इंटू ए, ये वैल्यू आ गई माइनस के पी इंटू ए। अब सी पे मैक्सिमम रहेगा, सी पे क्या रहेगा मैक्सिमम, ध्यान से समझना बच्चों। अब सी पे क्या रहेगा मैक्सिमम। तो तीन केस बनेंगे, एक केस बनेगा पॉजिटिव, एक केस बनेगा जीरो, एक केस बनेगा नेगेटिव। ये तीन डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। बी पे कितना आया था, बी पे भी था माइनस के पी इंटू ए, ठीक है। तो देखो अब तीन केस बनेंगे, क्या कि सी पे जब पॉजिटिव होगा तो ये जाएगा इस तरीके से यहां पे, और ये इससे मर्ज होगा। एक डायग्राम तो ये बनेगा। दूसरा जब जीरो होगा तब कैसा बनेगा, एक डायग्राम ये बन सकता है, और जब नेगेटिव होगा तब कैसा बनेगा, एक डायग्राम ये बन सकता है। इस तरह से आपके तीन डायग्राम पॉसिबल है। बात समझना मेरी बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना वीडियो बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा नेगेटिव, ये कितना है जीरो, ये कितना है बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब L/4 ग्रेटर देन क्या होगा ए के। और ये कब होगा, जब L/4 लेस देन क्या होगा ए के। और ये वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू जब होगी जब L/4 बराबर होगा ए के। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां क्या हो रहा है, यहां हो क्या रहा है कि अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जिसे अब मैं नाम दूंगा F और G, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। शेयर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है बच्चों, ध्यान से समझना। ये क्या है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो यहां पर ये जो F पॉइंट है और जो G पॉइंट है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है ना बच्चों, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। क्या कहते हैं उसे, उसके कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। और क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर ओवरहैंगिंग बीम में पॉसिबल है, यस। किस केस में, पॉइंट लोड के केस में भी पॉसिबल है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर पॉइंट लोड के केस में भी पॉसिबल है। किस केस, किसमें, ओवरहैंगिंग बीम में,
राइट। बुक में जब आप देखोगे ना इसको टॉपिक को, तो वो डायरेक्टली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कैलकुलेट कराता है, राजपूत में जो दिया हुआ है, जो एसके राजपूत आर.के. राजपूत आपकी किताब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें जब आप देखोगे तो ओवरहैंगिंग बीम का जो केस सॉल्व करते हैं वो डायरेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का करते हैं, क्योंकि उसमें तो होता ही होता है, लेकिन वो पॉइंट लोड के केस में नहीं डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या पॉइंट लोड के केस में होता है कि नहीं होता। होता है तभी तो हम कहेंगे कि ओवरहैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर बीम में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट होता है और वो एक केस में ना हो एक केस में हो, तब नहीं कह सकते ना कि हाँ उसमें होता है। क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट चलता है क्वेश्चंस में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन से बीम में क्रिएट होता है, वो कौन से में होता है, ओवरहैंगिंग बीम में। इट डजंट मैटर कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और पॉइंट लोड है, राइट, क्रिएट होगा। ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कब क्रिएट हो रहा है? जब मेरा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जब मैं 1/4 पोर्शन किस लेंथ का, जो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ है उसका 1/4 पोर्शन जब ओवरहैंगिंग पोर्शन से मैं ज्यादा लूंगा, तब मेरा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? तब मेरा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और अगर मैं 1/4 पोर्शन ओवरहैंगिंग पोर्शन के बराबर ले लूंगा तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। सबसे अच्छी कंडीशन एट पॉइंट 3 पे मिलेगी इस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन में बेंडिंग स्ट्रेस होगी 0, फेल ही नहीं करेगा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिर्फ सपोर्ट्स को हमने वेरी कराया और बीम को हमने बचा लिया। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती ओवरहैंगिंग बीम में। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है? अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखना है। तो अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, राइट। देखो हम बात करते हैं, पहले नोट करके यहां पे, अब इंपॉर्टेंट है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चरल, बच्चों ध्यान रखना, कॉन्ट्रा माने होता है अपोजिट और फ्लेक्सरल माने होता है बेंडिंग। मैंने क्या बताया आपको भी? कॉन्ट्रा माने क्या होता है? अपोजिट, राइट, और फ्लेक्सरल माने होता है बेंडिंग। एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें अपोजिट बेंडिंग देखने को मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमें अपोजिट बेंडिंग देखने को मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, राइट। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर? अ पॉइंट एट विच अपोजिट बेंडिंग विल बी अकर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। लिखेंगे अ पॉइंट at which opposite bending point at which opposite bending occurs is called, कॉमा लगा के लिखेंगे, is called point of contraflexure, point of contraflexural। कॉन्ट्राफ्लेक्चरल का मतलब भी पता होना चाहिए। कॉन्ट्रा क्या होता है? अपोजिट। कॉन्ट्रा क्या होगा? अपोजिट। फ्लेक्सरल माने होता है बेंडिंग। फ्लेक्सरल माने क्या होता है? बेंडिंग। एक ऐसा पॉइंट जिस पर हमें अपोजिट बेंडिंग देखने को मिल रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो क्या हो रहा है ऐसा? यहां बिल्कुल हो रहा है। एट पॉइंट एफ और जी पे, एट पॉइंट एफ और जी पे हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। ये भी कह सकते हैं अपोजिट बेंडिंग अकर्स का मतलब क्या है?
ये भी कह सकते हैं अ पॉइंट एट विच, या फिर कह सकता है अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन, राइट। ध्यान रखना ये भी हो सकता है एक डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन जो असली डेफिनेशन है वो ये है, जहां पर अपोजिट बेंडिंग होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और इसका दूसरा मीनिंग क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन, राइट। ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। दोनों होती है पेपर के हिसाब से, वो जो दूसरी वाली है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम यही कहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जहां साइन चेंज करता है वहां वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाता है। पर एक्चुअल में अपोजिट बेंडिंग का क्या मतलब होता है वो उसी के नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। बेंडिंग मोमेंट ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। शेयर फोर्स का कोई रोल नहीं है, बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, एक नोट पॉइंट और आ जाएगा इसमें, क्या, ऐसा कौन सा बीम है जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट होता है, ओनली ओवरहैंगिंग बीम। ध्यान रखना, ओनली ओवरहैंगिंग बीम किस सेंस में, ठीक है बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझें। जब कभी भी हम डिटरमिनेट्स बीम की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं डिटरमिनेट्स बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, और ओवरहैंगिंग बीम। तो इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम में ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रिएट होगा, ठीक। तो ठीक है, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर creates in the overhanging beam, ध्यान रखना बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां 3 केस बनेंगे। सबसे अच्छा केस कौन सा बनेगा, सबसे अच्छा केस कौन सा बनेगा, सी। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्यों, है ना। सारी कहानी अब यहीं डिस्कस करूंगा मैं। देखो, बीम जो होता है ना बच्चों, बीम का जो मटेरियल होता है, वो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जनरली जो बीम है, सिविल में हमें किसका बनाना होता है, कंक्रीट का, राइट। और कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट होता है बच्चों एक ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो बड़ी वीक रहती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं असली चीज बताने जा रहा हूं। अगर मेरा बीम का मटेरियल क्या है, कंक्रीट, क्या है, कंक्रीट, कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है खास, क्या, इट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। और सेकंड क्या होगा, ठीक है, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये टेंसाइल में फेल कर जाएगा। समझ में आ रही बात, अगर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गई तो ये फेल कर जाएगा, बीम जो है फेल कर जाएगा। अब हो क्या रहा है, देखो, एज वी नो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज वेरी लो। तो क्या करें, हमें उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर बीम पे, वो उसको अवॉइड करना है, तो मूवमेंट को कम करना है। देखो, बेंडिंग मूवमेंट जब मेरा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब जो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस होगी एट पॉइंट सी पे, वो भी पॉजिटिव रहेगी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट अगर मेरा 0 हो गया तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या होगी, 0। और बेंडिंग मूवमेंट अगर मेरा नेगेटिव हुआ तो मेरी बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो भी हो जाएगी नेगेटिव।
तो अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव जो स्ट्रेस है वो किसको शो करती है, वो टेंसाइल को शो करेगी, और जो नेगेटिव है वो किसको शो करेगी, कॉम्प्रेसिव को। तो बीम तो कॉम्प्रेसिव में अच्छा है, बीम तो कॉम्प्रेसिव में अच्छा है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को तो झेल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के अगेंस्ट उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पर इसको बियर नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि ये बड़ी कम है। मुझे ये अवॉइड करना है, ये वाली चीज अवॉइड करनी है ब्रिटल मटेरियल में। तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव जो आ रहा है, या तो मैं उसको जीरो में कन्वर्ट करूं या मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है बात? बेंडिंग मोमेंट मेरे को पॉजिटिव नहीं चाहिए इन केस ऑफ बीम्स। इन केस ऑफ बीम्स वी हैव टू अवॉइड द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट? हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंडिंग मोमेंट या तो जीरो हो या फिर नेगेटिव हो। और वो क्या इस केस में पॉसिबल है? बिल्कुल है। कब? जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को ओवरहैंगिंग बीम बनाऊंगा, जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को ओवरहैंगिंग बीम बनाऊंगा तब ये पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहैंगिंग बीम ऑफ ओवर दी सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर है? नेगेटिव भी बना सकता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा सपोर्ट्स के लिए ये वाली ये हरकत करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, इतना भी हो काफी है, क्योंकि सपोर्ट्स को एक लिमिट तक ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि लोड पे नहीं आएंगे सपोर्ट को। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा पॉइंट? तो पॉइंटर ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या ओवरहैंगिंग बीम में क्रिएट होता है? यस, होता है। पॉइंट लोड के केस में भी होता है। एडवांटेज क्या है? बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है। किस बेंडिंग मोमेंट को? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को। यही जवाब देना है आपको। कोई पूछे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस बीम में क्रिएट होता है? ओवरहैंगिंग बीम में। क्या एडवांटेज होता है ओवरहैंगिंग बीम का ओवर द सिंपली सपोर्टेड बीम? बेंडिंग मोमेंट को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखता है। कौन से बेंडिंग मोमेंट को? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को। क्लियर है? उससे क्या होता है? उससे आपकी बेंडिंग स्ट्रेस कम हो जाती है। कौन सी? टेंसाइल। क्यों कर रहे हैं कम? क्योंकि बीम का जो मटेरियल होता है वो कंक्रीट होता है, कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होता है, उसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम से हम ओवरहैंगिंग पोर्शन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों कर रहे हैं, मटेरियल ऐसा है, सारा खेल मटेरियल पे होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कि जो मटेरियल होता है वो लोडिंग कंडीशन को, मतलब सॉरी, जो लोडिंग कंडीशंस होती है वो मटेरियल को डिसाइड करती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फर्स्ट स्टेप हमारा फोर्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास सब कुछ होता है। कैसा फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ लोडिंग कंडीशन सेम है, यहाँ लोडिंग कंडीशन सेम है और मटेरियल हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो हम उसको कैसे मिनिमाइज करें? फिर हमने सपोर्ट्स चेंज किया है। तो हर चीज का एक पर्पज होता है। समझ में आ रही है बात मेरी? हर चीज का एक पर्पज है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि जो लोड होता है वो मटेरियल को डिसाइड करता है, यही बताया था। यहाँ क्या है? यहाँ लोडिंग शेयर फोर्स है, यहाँ लोडिंग शेयर फोर्स है, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? शेयर फोर्स की वजह से बेंडिंग क्रिएट हो रही है, और बेंडिंग को बचाने के लिए हमें क्या करना है? लेंथ को कम से कम रखना है। तो लेंथ को कैसे कम करें? सपोर्ट्स को लोड के पास लेके आए, यही तो कर रहे हैं। पहले सपोर्ट्स यहां होती थी, अब सपोर्ट्स आगे आ गई। समझ में आ रही है बात? जिसकी वजह से मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज तो यह है कि हम फोर्स को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस पे क्या मटेरियल होना चाहिए। लेकिन बीम के केस में क्या है? मटेरियल जो है वो ब्रिटल ही रखा जाएगा, यहां हम डक्टाइल नहीं रख सकते। अभी कोई बच्चा मुझसे कह देता है सर बीम को डक्टाइल का बना लो। बच्चों डक्टाइल का नहीं हो सकता, डक्टाइल की स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। बीम की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तभी तो उस पर लोड वियर कर सकता है। डक्टाइल मटेरियल पे लोड वियर नहीं करेगा, डक्टाइल मटेरियल पे लोड वियर नहीं करेगा क्योंकि उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। एडवांटेज क्या है ब्रिटल मटेरियल का? कि उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 4 टाइम्स होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ से।
तो क्यों ना हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम करने पे फोकस करें। कॉम्प्रेसिव तो अपने आप है ही ज्यादा, टेंसाइल को हम कम करने की फोकस करते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो। अब इसमें आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड दी लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। ये आपको निकालना, ये होमवर्क है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर। अगर नहीं निकलेगा तो फिर एलडीआरसी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लोकेशन निकालनी है, एक्स की क्या वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर क्या है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मैक्सिमम चीजें हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, राइट। जो मैक्सिमम चीजें हो सकती थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक केस इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम का है, जब कंसंट्रेटेड मूवमेंट मिड पॉइंट पे लगा देते हैं तब हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बनता है, वो बहुत इजी है, आप बना लोगे। नहीं बना पाओगे तो मैं उसको कभी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा, उसको मैं बता दूं। वैसे वो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में भी आता है, इसलिए डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में ही वहीं देखेंगे, उसको अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम अलग से जाएगा, फिर उधर अलग से बताना होगा। उसको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में ही देखेंगे कि वो केस क्या होता है, कि उसका कैसे हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना ही होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स तभी आपका अच्छा होगा बच्चों जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छा होगा, ध्यान रखना। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स तभी अच्छा होगा जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छा होगा, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको अच्छा होना है। तो आई होप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए हों, राइट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर, आपका 8th चैप्टर, वो क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।